नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण में इसकी भूमिका। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और पर्यावरणविद अरविंद कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और श्रोताओं, अब हमारी फोन कॉल्स यानी कि फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 और दूसरे नंबर 23421050 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अरविंद जी, आज सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वर्षा जल संचयन ये क्या है और जल संरक्षण के लिए आवश्यक क्यों है? अगर हम बात करें, हमारा देश जितनी वर्षा चाहिए उतनी होती है, लेकिन कुछ सालों से बर्फ ज्यादा पड़ती है, कम पड़ती है, बारिश ज्यादा होती है या फिर रुक रुक के बारिश होती है, जिसकी वजह से हम जो जरूरतें हैं वो हम पूरी नहीं कर पाते। तो उसको हमें संचय करने की जरूरत पड़ती है। वो चाहे हम अपने अर्बन एरियाज में करें, अपने घरों पे, इंडस्ट्रियल जगहों पे करें या खेतों में करें, कहीं भी करें, क्योंकि पूरे साल हमें जो पानी चाहिए उसको किस तरह से संरक्षित किए, क्योंकि आज की जरूरत ये है। बढ़ती हुई हमारी पॉपुलेशन है या बढ़ती हुई जरूरतें हैं और जो पर कैपिटा वाटर का जो दर है वो कम होती जा रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। इस वजह से हमें उसका संरक्षण करना पड़ता है। अशोक जी, आपने कैच द रेन अभियान शुरू किया था कुछ साल पहले, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। बड़ा ही कैची सी ये लाइन थी और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको काफी बढ़ावा दिया है। तो इस अभियान को लेकर के और आज के समय में जो हम जल संरक्षण की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस आपको लगी थी और आज के समय में कितनी महत्ता है इसकी? कैच द रेन कैंपेन हमने 2020 में शुरू किया था। उसके बाद वो उस समय कोविड का भी प्रॉब्लम था, तो 2021 में प्रधानमंत्री ने खुद ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के रूप में लॉन्च किया था। हमारा कैच द रेन कैंपेन का स्लोगन था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब जहां बरसे, जब भी बरसे, पानी को वहां संचय करना है। ये कार्यक्रम बेसिकली हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि देश में पानी जो बारिश होते थे तो एक्चुअली इट हैज कमिंग इन वेरी इरेटिक वे। उसका जो पहले ऑलमोस्ट 150 डेज में जो बरसात आती थी वो अब एकदम शॉर्ट इंटेंसिटी में आना शुरू हो गया एंड वाटर स्टोरेज कम हो गया था। इसमें एक मेन इश्यू था कि लोगों को पानी संचयन करने, रेन वाटर संचयन करने का जो एक अवेयरनेस बनाना और जन भागीदारी से काम करना, ये दोनों मुद्दे पे काम किया हमने। एंड इसका अच्छा फल निकला कि एक दो तीन महीने पहले एक स्टडी हुए थे, उसमें बताया गया कि पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 11 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर का संचय हो चुका है। मतलब दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वांटिटी ऑफ वाटर सेविंग। और इस बीच शिमला हिमाचल प्रदेश से राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, मेरा विशेषज्ञ को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि हमारे सर्दी में बर्फबारी होती है तो हम इसका पानी हम संरक्षण कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सर्दी में जो है हमारी जो बर्फबारी होती है 5-5 फुट, इसका पानी जो है कैसे संरक्षण कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये बहुत बिकॉज हम लोग इस बर्फ में वाटर सेव करना ज्यादा लोग जानते नहीं है। बट आपके एरिया जैसे लद्दाख और कश्मीर, ऐसे जो एरिया जहाँ पे ठंड है, वहाँ पे देयर आर सिस्टम्स वेयर वाटर इज स्टोर्ड एज आइस स्तूपा। आपने देखा होगा लद्दाख में ये सोनम वांगचुक जी ने, उनके ग्रुप ने ये बर्फ को इकट्ठा करके बड़ा सा कोन बनाया था। कोन मतलब एक उसका स्तूपा बना के आइस के रूप में वाटर को सेव करते थे। एंड ये सबसे वेरी एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग वाटर, क्योंकि कई सालों में हमने देखा कि ये स्तूपा कभी पूरा मेल्ट नहीं हुआ है और 1 साल से ज्यादा
टाइम वो पानी वहाँ से जो मेल्ट होते आते रहते हैं उसको वहाँ पे लोगों यूज कर सकते थे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन स्नो हार्वेस्टिंग इन cold climate areas is basically trying to put it as a stupa in ice. जी, और हमारे एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमाशंकर जी हैं जो हमसे पूछना चाहते हैं और ये लगातार हमारे प्रश्न करते हैं। रमाशंकर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए आपका। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जो वर्षा जल संचय आज का जो विषय है जी, तो वर्षा जल संचय आज से नहीं किया जाता, सैकड़ों वर्षों से। तो हम आज उसके लिए संचय की व्यवस्था के बजाय हम पीछे जो ये कुआं, ताल, झील, कुंड और ये अनेकों प्रकार के प्राकृतिक स्टोरेज वाले थे, इनका संरक्षण क्यों नहीं कर सकते? जी अरविंद जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल संरक्षण की जो प्रथा है सर्वप्रथम हमारे देश से ही आई है, और हमारी झीलें, हमारे तालाब, हमारी नदियां अब हजारों सालों से हमारी जो बहुत सारी जरूरतें पूरी करती आ रही है। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, जिस तरह से जरूरतें बढ़ी हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, या फिर लोग कुछ जनसंख्या एक जगह सीमित हो गई, यानी कि गांवों से लोग पलायन करके जिस तरह से शहरों की तरफ आ गए, अब वहां जो वे ऑफ होता है, यानी कि पानी जैसे बह के जाता था आपके कुओं में, बावड़ी में, बाकी जगह इकट्ठा होता था। लेकिन इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वो पानी एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए अब कृत्रिम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमने कहा कि भी 100 मीटर से ऊपर का जो घर है वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 2016 में अर्बन मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आई थी। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था नेट जीरो टारगेट, वो क्या है, यानी कि जो भी हम एक एक बूंद पानी ले रहे हैं वो वापस हम पहुंचा पाए। तो आज जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारा जो हम कहते हैं ना ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से जो जनसंख्या एक जगह आ गई है, गांव में आज भी उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वहां पे भी अगर हम जल संरक्षण के बारे में नई तकनीकी, नई जानकारी को बढ़ाते हैं तो अपने आप में एक बिजनेस भी है लोकल लेवल के लिए। अब जैसे आपने देखा होगा सोलर, हर घर सोलर हो रहा है, उसी तरह हर घर जल वाला भी प्रोग्राम लोग उसी तरह अपना लें, उस तरह से कंपनियां आए, समझाएं, उस चीजों में इन्वेस्टमेंट करें, तो एक तरह से जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा रोजगार की समस्या भी दूर होगी, और नई जानकारी के साथ में हम आज की जरूरतों के हिसाब से जल को संरक्षित कर पाएंगे। जी, राजेंद्र जी हैं हमारे अगले श्रोता हिसार हरियाणा से जो अपना प्रश्न पूछेंगे। राजेंद्र जी आपका प्रश्न क्या है? नमस्कार जी, निखिल कुमार जी, और आपने जो विषय चुना है बहुत ही बेहतर, बढ़िया, सही समय से सुना है। और विशेषज्ञ ये जानना चाहता हूँ सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका कौन सा है जो हम अपना जल को कर सकते हैं। ये जमा पूंजी हमें तो फायदा देगी ही, आने वाली पीढ़ी को भी फायदा देगी। और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं खुद आपको ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ तो मैं आप पेड़ लगाता हूँ, तो मैंने ये 3 फुट का या 4 फुट का गहरा खड्डा खोदा हुआ है, उसमें जितना भी जल है वो सारा जमीन के अंदर समा रहा है। तो इसके बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी दें, और सबसे आसान तरीका, सबसे कम और सेफ भी रहे, पब्लिक को ये भी ना लगे कि हम जान माल की हानि भी हो सकती है। राजेंद्र जी आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो, ये एक सबसे बड़ी आसान तरीका है वाटर को कंसर्व करना है, रेन वाटर को कंसर्व करना। हम ट्रेडिशनली हम बहुत सालों से भी करते आ रहे हैं। तो इफ यू स्टार्ट उसमें, क्योंकि अर्बन एरिया में मतलब शहर में अलग तरीके से जल संचय का कार्यक्रम करना है और गांव में अलग तरीके से करना है। गांव में जहां पे खेती होती है, खेत में एक एरिया, खेत में से एक छोटा सा हिस्सा एक कोने में अगर हम वहां पे गड्ढा खोद के पानी जो बारिश वहां उस खेत में पड़ रहे हैं उसी को उसी एरिया में स्टोर करेंगे तो रेन वाटर को भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, और उसी पानी से आपके सिंचाई भी हो सकता है। तो मेडबंदी का नाम आप सुना होंगे, कई जगह पे यूपी में बुंदेलखंड में कई जगह पे एक कार्यक्रम बहुत बड़ा जोर से चल रहा है, वो मेडबंदी, जहां पे
पानी जो बहते जा रहे हैं उसी को रोक के हम इकट्ठा करके वो वहां पे संचय करने के कार्यक्रम कर रहे हैं। इंग्लिश में वो कहावत है कि वो जो पानी दौड़ रहा है, इंग्लिश में मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपके लिए, वो जो पानी, बारिश का पानी जो दौड़ रहा है उसको चलाना है, मतलब उसको वॉकिंग करना है, और जो पानी चल रहा है उसी को रोके वहां पे संचय करना है। तो रनिंग रेन वाटर को वॉकिंग कराना है, वॉकिंग रेन वाटर को स्टॉप करके वहीं पे संचय कराना है। ये सबसे आसान तरीके होते हैं, मेडबंदी बना के वहां पे छोटा छोटा सा तालाब बना के। और शहर में जैसे अरविंद जी ने बताया, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बहुत आराम से कर सकते हैं। छत में जितने भी पानी पड़ रहे हैं उसी को हम पाइप से लेके एक छोटा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, उसी को पानी वहां संचय कर सकते हैं। हर जगह पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बट उसका तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया, वो कोल्ड क्लाइमेट में, मतलब बर्फ जहां पड़ते हैं वहां पे आइस के रूप में वाटर स्टोर कर सकते हैं। राजस्थान के में जहां पे डेजर्ट है वहां पे पानी कम होता है और सॉइल स्ट्रक्चर अलग होता है, उसी एरिया में अलग तरीके का रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और महाराष्ट्र दक्कन एरिया में जहां वाटर ब्लैक सॉइल है उसी में अलग तरीके से रेन वाटर बना सकते हैं। ये लोगों को लोकल एरिया में कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है उसी को बताने के लिए गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम, एक संस्था लॉन्च किया है, इसका नाम है जल शक्ति केंद्र। हर जिला में आपके एरिया में आपके आबोहवा के जो भी सूटेबल है और आपके सॉइल स्ट्रक्चर्स के जो सूटेबल है उसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लोगों को उसमें टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर धर्मवीर जी हैं। धर्मवीर जी, आपका प्रश्न क्या है? निखिल जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार, मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे पहले हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी रानियां बावड़ियों में नहाती थी जाके, वहाँ जल संचय इतने सालों पहले से हुआ है। क्या सरकार के द्वारा उन बावड़ियों को अभी भी सुरक्षित रखा गया है? क्या उनको बंद कर दिया गया है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम शहर में रहते हैं, दिल्ली शहर में सब पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, पर यहाँ अगर हम इच्छा से भी चाहें तो वो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि सीवर डले में सब जगह सीवर का पानी सारा आगे निकल जाता है। तो सीवरों पे सरकार को कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे नई जो भी बिल्डिंग बने उस बिल्डिंग में इसकी एक और बना दी जाए कि ये आपको करना ही करना है, जल संचय के लिए आपने पाइप नीचे अपने जमीन में देना ही देना है। तो सब्सिडी भी दी जाए, जागरूकता भी फैलाई जाए, और दिल्ली जल बोर्ड को भी कहा जाए कि इसका जल संचय करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ही दिल्ली में जल देता है। जी अरविंद जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा और सजेशन भी ये दे रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले प्रश्न का तो मैं पहले उत्तर दूंगा धर्मेश जी। जो बावड़ी हैं उनका संरक्षण जारी है पूरे देश में और कोई भी रोका नहीं गया है। सिर्फ फर्क क्या है, जो वाटर वे था ना, जैसे आपका पानी एक जगह से जाके इकट्ठा होता था, उस जगह अनऑथराइज कॉलोनियां बन गई हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, तो थोड़ा संरक्षण में थोड़ी तकलीफें आ रही हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा, 2016 में अर्बन मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आई थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दिल्ली में, और 100 मीटर से बड़ा जो भी मकान है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है जरूरी हो गया है। अगर आप जाके, जिस तरह से अशोक कुमार जी ने बताया, जल संरक्षण के केंद्र भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में भी मैंने कुछ कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट के साथ भी किए थे, वहां से आप जानकारी लेंगे, सब्सिडी तो है ही। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से ऊर्जा मंत्रालय ने हर घर ऊर्जा का प्रोग्राम किया है, तो हर घर ये जो जल वाला है, इसमें अगर कुछ कंपनियां जुड़े, इकोसिस्टम बने और जानकारियां मतलब लोगों तक पहुंचे, और जो रिसेंट तकनीकें, लोग सोचते हैं कि पुरानी चली आ रही थी, अब पिछले 2 सालों में मैंने देखा था जिस तरह से जल संरक्षण हुआ है, अभी 2-3 महीने की रिपोर्ट देखी, काफी बढ़ गया है, मतलब तालाबों में भी, बाकी जगह में भी। तो दिल्ली में भी मैं आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में जिस तरह से एक बेसिन प्रोग्राम पूरा चल रहा है यमुना में भी, और जिस तरह से आपने दूसरा सवाल पूछा था कि जो आपके घर से जो भी वेस्ट निकलता है, तो कल ही मैं देख रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी रिसाइकिल करने वाली जो भी तकनीक है उसको डबल कर देंगे। तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूं आपके सवाल का जवाब सरकार खुद दे देगी, लेकिन आपके लेवल पे वो जो चीज है, हम अनऑथराइज कॉलोनी ना बनाएं,
और इस तरह हम जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन जगहों पर जाके बसें और लोगों को प्रेरित करें। मतलब होता क्या है, हम दूसरों को समझाएं कि क्यों जरूरी है। अब 2 घंटे बारिश होती है, पूरा दिल्ली जल पानी से भर जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी इसमें बनती है। जी धन्यवाद जी। और इंदौर से अनिल जी ने हमें फोन किया, इनसे हम बात करते हैं। अनिल जी, आपका सवाल क्या है? सर हमारा सवाल यह है कि जो लोग किसान लोग होते हैं और जो प्राइवेट छोटे मोटे काम करते हैं या जो अपने घरों के आसपास वर्षा जल संरक्षण करना चाहते हैं, उनको सरकार किस प्रकार की आर्थिक सहायता देती है, और अगर नहीं देती तो उन्हें अपने संसाधन किस प्रकार से जुटाने दे सकते हैं? जी अशोक जी, आपका मार्गदर्शन करेंगे। देखो, इसमें एक 2 तरीके से किसानों को मदद कर सकते हैं। एक तो मनरेगा, अब हमारा जो कार्यक्रम है मनरेगा कार्यक्रम, जहाँ पे एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्यक्रम होता है, हर जिला में ये कार्यक्रम चलता है और यहाँ से सरकार से आदेश दिया गया कि ज़्यादातर ज़्यादा काम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज़ करें, क्योंकि पहले हम सड़कें बनाने के लिए, इधर उधर के घास काटने के लिए मनरेगा यूज़ करते थे, लेकिन पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री का जो डायरेक्शन है कि मैक्सिमम जो मनरेगा का खर्चा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज में होना चाहिए। नाउ एक तो आप सरकार की मदद से रूरल, आपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहां से जाके आप पता कर सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत में भी पैसा दिया गया है कि वहां के तालाबों को गहरीकरण कराने के लिए या जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी पैसे देते हैं। अभी इवन इंडिविजुअल प्लॉट्स में भी पिछड़े जनजाति के लोगों के प्लॉट्स में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सपोर्ट देते हैं। ना सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके पुराने जो बावियाँ होते हैं ना, कम्युनिटी वेल्स होते हैं, सूखा पड़ा है, उसी को भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पुराना अपने खेत में पुराना बोर पड़ा है जो सूख गया है, उस बोर के जरिए भी हम रेन वाटर को हम नीचे जमीन के नीचे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम कर सकते हैं। और किसानों से मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि हम पानी संचय करना ठीक है, बट इसका डिमांड साइड बोलते हैं, क्योंकि हम पानी को वेस्ट ना करें। ज्यादातर पानी हम सिंचाई के लिए यूज करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। जहां पे हम 1 लीटर पानी का यूज करना है हमको, हम अभी आजकल 10 लीटर 5 लीटर 10 या 15 लीटर पानी यूज करते हैं। तो अप्रोप्रिएट इरिगेशन सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं, और जो क्रॉप्स जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं, उसी क्रॉप्स को भी अपना कर सकते हैं। तो डिमांड साइड भी हम अपना अगर मैनेज करेंगे तो हमारा ड्रिप इरिगेशन का है, तो माइक्रो इरिगेशन है। हम क्या करते, ज्यादातर क्या करते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी पूरा डुबो देते हैं। तो ऐसा नहीं करने का, गुड अप्रोप्रिएट वाटर इरिगेशन टेक्निक यूज करना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर जरूरत के हिसाब से पानी का। और दूसरा, क्रॉप्स भी चेंज कर सकते, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। जिस क्रॉप्स को कम पानी की जरूरत है वो यूज कर सकते हैं जहां पे पानी की कमी है। जहां पानी ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पानी की कमी है वहां पे कम वाटर यूज करने वाले क्रॉप्स की यूज करना है। और इस बीच जमुई बिहार से अमरनाथ जी फोन लाइन पे हमारे साथ में हैं। अमरनाथ जी, स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, जैसे कि सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है योजना खेत पोखरा बनाने के लिए, पानी संरक्षण, बारिश का पानी संरक्षण करने के लिए मनरेगा थ्रू जी, तो उसमें सर कार्य सही से नहीं किए जाते हैं, और वो फिर इस साल बनाया, अगले साल खत्म हो गया, फिर 1-2 साल के बाद उसी योजना में उसी जगह पर उसी तरह से काम करके पैसे निकाल लिए जाते हैं, और बारिश का पानी तो संरक्षण होता नहीं है। जैसे छत का पानी रोड पर गिरता है और वो रोड का पानी बह करके इधर उधर चल जाता है, नदी नाले में बह जाता है। वो सब पानी अगर तालाब में जी और छोटे छोटे पोखर में अगर नाले बना कर के। बिल्कुल अरविंद जी, आपके प्रश्न का बाखूबी उत्तर देंगे। जी नमस्कार, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। इनफैक्ट हमारे पास योजना में 7 तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट रहे हैं और 4 वैसे डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। तो एक साल हमने काम किया ग्राउंड लेवल पर जाके, विलेज लेवल पे जाके।
कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ जिलों में हो सकता है इस तरह की दिक्कत रही होगी, लेकिन जिन जिलों में थे वहाँ के जिलाधिकारी हमारे साथ बैठक करते थे, सारे जितने भी पदाधिकारी थे तो उनके साथ मिलते थे, ग्राम प्रधान के साथ भी, बाकी में भी। अब जो आपने कहा उसे कंट्रोल प्लानिंग बोलते हैं, जब पूरे इंटायर एरिया की एक प्लानिंग होती है, कंट्रोल प्लानिंग बोलते हैं, जिसमें पानी बह के कहाँ जाके रुकेगा। अब जिले वाले इस तरह की प्लानिंग करा रहे हैं और हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी से हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे हमें पानी का संरक्षण करना जरूरी है। हम लोगों ने भी 17 से लेके 19 तक पूरे 23 स्टेट्स में इसकी ट्रेनिंग दी थी, लोगों को ट्रेनिंग भी दी और जानकारी भी दी कि 4 मीटर के एरिया में भी हम पता लगा सकते हैं कि कितना पानी किस क्वालिटी का है। अब मुझे आपके डिस्ट्रिक्ट का तो उतना अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूं जिस तरह से 10 सालों में काम हुआ है इस क्षेत्र में, छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरह से वेटलैंड रूल बने थे, तालाबों का 75 तालाब का आया था, हर जिले में 75 तालाब होने चाहिए। हाँ, अभी एक बात की कमी है कि जिस तरह से एकदम से योजना गई कि हर जिले में बनना है, तो लोगों ने पता नहीं था कि कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बनेंगे या फिर किस तरह के तालाब बनेंगे। तो ये जो सूचनाएं कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे 2-4 महीने में आपके जिलों तक भी पहुंच चुकी होंगी या पहुंचेंगी। अब जहां तक सवाल है कोई गवर्नेंस का, यानी कि कौन देख रहा है, कौन चीज नहीं कर पा रहा है, तो जगह जगह जिला शिकायत केंद्र बने हुए हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे जो जरूरी क्या चीज थी। हर योजना के बारे में जिले में सूचना अधिकारी होता है, उसके पास सब कुछ सूचना रहती है कि सरकार आपके लिए क्या क्या करने वाली है और क्या क्या चीजें, पैसा, क्या क्या चीजें आ चुकी हैं। तो पैसा काफी है अब आज की डेट में हर जिले में, और मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह की समस्या रहेगी। आपको कोई शिकायत हो तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है ये चीजें ऑलरेडी चल रही हैं। मैं ऐड भी कर लूंगा इसमें, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का जो चल रहा था पिछले 2-3 साल से, उसमें एक मुद्दा, एक बिंदु है कि हर जिले के जितने भी वाटर बॉडीज है, तालाब हो या पुकुर हो या जो भी वाटर बॉडीज है, उसको चिन्हित करके उसका डेटा, मतलब लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जियो मैपिंग करके फोटो लगा के डेटाबेस बनाने का। तो पिछले 3-4 सालों में देश के ज्यादातर एरिया के वाटर बॉडीज को मैप करके उसका फोटोज और उसका लैट लॉन्जिट्यूड पोजीशन अभी डेटाबेस में आ गया। तो जैसे आपने बताया, हर बार एक ही टैंक को रिपेयर करने का नौबत नहीं आ गया, क्योंकि अभी डेटाबेस में आ गया कि इसमें कब काम हुआ, कितना गहरीकरण हुआ, ये सब डिटेल हुआ है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो जैसे मैंने बताया, हर जिले में अभी जल शक्ति केंद्र भी खुला हुआ है। जल शक्ति केंद्र में आपके एरिया के तालाबों के बारे में या कुओं के बारे में और जो भी वाटर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगे, कितनी बारिश हो रही है, कितना एग्रीकल्चर के लिए खर्चा हो रहा है, कितना पानी हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं, ये सब की जानकारी उनके पास है। तो जल शक्ति केंद्र में जाके आप पूछ सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बता देंगे आपको। और राजू अग्रवाल जी अपना प्रश्न पूछेंगे, हमारे साथ में है हिसार हरियाणा से। राजू जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं गांव चौधरीवास, जिला हिसार से जी। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। ये वाटर बक्स का पानी बेकार काफी जाता है, बारिश का भी, और इसमें जी संचय करें, बोर वगैरह करें, तो गांव में सीवर लाइन है नहीं जी, तो ये जो शौचालय कोई है उसमें बढ़ने का डर रहता है जी, और तालाबों में अवैध कब्जे है जी। अरविंद जी। जी नमस्कार। ये बहुत एक पेचीदा सवाल है कुछ जगहों पे। अब जिस तरह से हमारे 2 मिशन चले थे, स्वच्छता मिशन चला था, दूसरे उसके बाद में जिस तरह से अभी हमारे साथी हैं अशोक कुमार जी ने बताया, आज की डेट में हर चीज का डेटा मैपिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। हाँ, आने वाले टाइम में जिस तरह से जल जीवन मिशन में पाइपलाइंस पड़ी हैं, आने वाले टाइम में आपके जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके लिए भी कुछ इंतजाम होने जा रहा है, जो कि आपने कहा कि बारिश का पानी भर जाता है, उसके बाद वो हो सकता पॉल्यूशन, ये सब चीजें रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि चीज हो जाएंगी। आपके तालाब में, गांव में कितने तालाब हैं आपके गांव में? वो लाइन पर नहीं है। अच्छा, तो अगर आपके गांव में 2 या 3 तालाब हैं, तो जिस तरह से बताया, अब बहुत तेजी से उनमें काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में एक तालाब किसी और यूज के लिए होगा, दूसरा तालाब किसी यूज के लिए होगा। अब जिस तरह से पहले गांव में 5 तालाब होते थे,
जो आपका वेस्ट वाटर था पहले तालाब में जाता था और 5वें तालाब तक पहुंचते पहुंचते पूरा स्वच्छ हो जाता था। तो इसको हम जो वेटलैंड वाइड अप्रोच बोला करते थे, तो अब वो चीजें लागू हो रही हैं इस वेटलैंड रूल के आने के बाद से। हर तालाब जो हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन बोलते हैं, तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन में जो नेचर ने जिस तरह से सोल्यूशन किया है वैसे ही हम दोबारा से ला रहे हैं, ज्यादा मैकेनिकल न करके, जो आसानी से पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। तो बहुत जल्दी हो सकता है आपके गांव में भी इस तरह का प्रोविजन हो जाएगा। थैंक यू। अशोक जी, अगर दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली जैसा एरिया जहां पर शहरीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है, एक तरह से देखा जाए तो शायद जमीनों की, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए एक तरह से जमीनों की हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर इंडिविजुअल एक व्यक्ति अपने घर पर कुछ करना चाहे, छोटा सा प्रयास ही करना चाहे, तो किस तरह से कर सकता है? क्या उसको दिमाग में रखना चाहिए? देखो, जैसे मैंने बताया, कैंपेन का मेन उद्देश्य था कि उसको डिसेंट्रलाइज वाटर स्टोरेज के। हमारा पुराना फिलॉसफी था कि पानी हम इकट्ठा संचय करके कहीं एक दूसरी जगह पे एक डैम बना के वहां पे पूरा स्टोर करें। वो मॉडल चेंज होकर अभी डिसेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ वाटर की बात हो रही है। जैसे हमने कैचर इन कैंपेन में बताया, कैचर इन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो जैसे आपने बताया, घर में जो भी पानी आता है, वो बारिश आती है, वो पानी वहां पे आपके कॉम्पाउंड में ही संचय करना अच्छा है। तो हिंदी में बोलते हैं घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। वो अगर करेंगे तो डिसेंट्रलाइज वे ऑफ वाटर स्टोरिंग हो सकता है। और इसके लिए कई रूल्स भी, रेगुलेशंस भी आए हुए हैं। जैसे अलिम जी ने बताया 100 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर का जो मकान है उसी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना है। हमने ज्यादातर देखा है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए पहली बार एक बार हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम उसको मेंटेन नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर रेनी सीजन से पहले, मतलब मार्च अप्रैल मई में, तो वो 2-3 महीने में आपको अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस करना है। उसमें जो पत्ता वत्ता गिर के उसके चैनल में रुकावट पैदा करते उसको निकालना है। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के पानी को इकट्ठा करने के लिए हम वहां पे छोटा सा ग्रेवल लगा के, थोड़ा सैंड लगा के एक छोटा सा गड्ढा बनाता है, उसको थोड़ा निकाल के उसको थोड़ा हिला विला के पानी को नीचे जाने के रास्ता देना है। ये अगर ये मेंटेन करेंगे हर साल, तो बहुत सारा पानी हम अपने कॉम्पाउंड में इकट्ठा कर सकते हैं। वी हैड आल्सो स्टार्टेड अनदर कैंपेन, नॉट ए ड्रॉप में कॉम्पाउंड, मतलब सोसाइटीज है। अभी इंडिविजुअल घर तो अभी ज्यादातर दिल्ली में तो इतनी सोसाइटीज आ गया। मेरा मानना है कि अगर 2-3 सोसाइटीज मिलके इकट्ठा होके आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर बना के वहां पे वही स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो सबके लिए फायदा होता है। क्योंकि बोरवेल रिचार्ज हो जाते हैं तो आपका लिफ्टिंग का भी एनर्जी कम हो जाता है। तो बेसिकली आप एरिया में इंसिटू स्टोरिंग का कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेंगे। अरविंद जी, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो इस अभियान में अपनी भूमिका निभा सकते हैं? कैसे जल संचय कर सकते हैं और देश के लिए जल संरक्षण में अपनी भी भूमिका निभा सकते हैं? मैं अपने देशवासियों से सबसे बड़ी बात यही कहना चाहता हूं, जो जहां पे है, चाहे वो हमारे गांव के क्षेत्र में बैठे हुए हैं या शहर के क्षेत्र में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी सरकार के बराबर ही है। अगर आप जल संरक्षण अभियान में अपनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जानकारी को लेते हैं अपने शहर में, अपने घर में, अपने खेत में, खलिहान में, और जिस तरह से वेटलैंड रूल आए, मैं बीच में एक सवाल का और भी जवाब दे देता हूं। तालाब भी कई हैं, कुछ फॉरेस्ट के एरियाज में हैं, कुछ अर्बन एरियाज में, कुछ रूरल एरियाज के जो आते हैं, फॉरेस्ट के तीनों के अलग अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उसके हिसाब से बनाना बहुत जरूरी है चीजों को। अब उन जानकारियों को अगर व्यक्ति, समाज, सरकार सब मिलके एक साथ काम करेंगे और इनोवेशंस का सहारा लेंगे, टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, फंडिंग भी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है आज की डेट में तालाब और उसके बनाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनको किस तरह से हम कर पाएंगे, यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जल भागीदारी को बनाने के लिए सबसे है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पहले समझें, यानी संयुक्त प्रयास करने बहुत जरूरी है। जी, संयुक्त प्रयास। जी, तो श्रोताओं, कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं और आज की चर्चा और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और पर्यावरणविद अरविंद कुमार जी, आप दोनों को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।